हाँ देखिए बेटा, आपके कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी, अनिवार्य हिंदी, इस अनिवार्य हिंदी में व्यावहारिक व्याकरण, व्यावहारिक व्याकरण, व्यावहारिक व्याकरण, आपके इस व्यावहारिक जो व्याकरण है उसका सबसे पहला जो टॉपिक है, उसका सबसे पहला जो टॉपिक है वह है आपके भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा, व्याकरण और लिपि, ये तीनों मिलकर, भाषा, व्याकरण और लिपि, ये तीनों मिलकर ये आपके 2 नंबर का टॉपिक है। आपको बोर्ड एग्जाम में ये तीनों टॉपिक 2 नंबर आपको दिलाएंगे। तो इसलिए चलिए आज हम इनमें सबसे पहले भाषा के बारे में बात करें। सबसे पहले टॉपिक लेते हैं आज हम भाषा। भाषा क्या है? तो देखिए सबसे पहले हम इसका लेते हैं सामान्य परिचय। क्या लेते हैं इसका? सामान्य परिचय। देखिए भाषा क्या है, किसे कहते हैं, हमारे जीवन में भाषा का क्या महत्व है, ये सब चीजें हम देखते हैं प्रोसेस में। देखिए आप अब देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल समाज में रहता भी है। तो वह अपने अपने विचारों, वह मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने विचारों व इसको भावनाओं, विचारों व भावनाओं को अनेक माध्यम से या विभिन्न माध्यम से या माध्यमों से, विभिन्न माध्यमों से किसी दूसरे या एक दूसरे विभिन्न माध्यमों से एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, प्रकट करता है। देखिए क्या, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब समाज में रहेगा तो उसके मन में विचार भी उत्पन्न होंगे, अपनी भावनाएं भी उत्पन्न होंगी। तो ऐसा तो है नहीं कि उन विचारों को, उन भावनाओं को अपने मन में दबा कर रखे। तो वह क्या करेगा, उन विचार और भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति को, इसके माध्यम से, विभिन्न प्रकार के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से क्या करेगा, एक दूसरे के सामने प्रकट करेगा। अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बताएगा और उसकी बातों को सुनेगा, उसके विचारों को भी सुनेगा। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा, अब उसको भूख लगेगी तो वो क्या करेगा, रोएगा ना। तो जैसे एक छोटा बच्चा रोकर, क्या करके, रोकर, क्यों, क्योंकि उसको भूख लगी है। क्या लगी है, भूख। रोकर अपने विचार प्रकट करता है। तो गूंगा व्यक्ति वो क्या करेगा, देखिए, तो गूंगा व्यक्ति अब वो कैसे अपनी भावनाएं बताएगा, वो कैसे अपने विचार बताएगा। तो गूंगा व्यक्ति संकेतों के माध्यम से, इसके माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अपने विचार प्रकट
करता है, अपने विचार प्रकट करता है। देखिए सामान्य परिचय क्या हुआ, भाषा का सामान्य परिचय है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वह अपने विचारों व भावनाओं को विभिन्न माध्यमों से क्या करता है, एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। जैसे एक छोटा बच्चा यदि उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा या चिल्लाएगा, तो इस माध्यम से वह अपने विचार प्रकट करता है। ठीक उसी प्रकार गूंगा व्यक्ति संकेतों के माध्यम से क्या करेगा, संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है। तो ये भाषा क्या है, एक तरह कह सकते हैं माध्यम है। जैसे अब हम छोटे रूप में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, थोड़ा देखो तो इसकी सामान्य परिभाषा क्या हो जाती है, जैसे हमने लिखा शब्दों द्वारा किसका आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा कहलाता है। सामान्य परिभाषा क्या होगी इसकी, शब्दों द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। तो अब इसकी जो वास्तविक परिभाषा है, देखिए भाषा की परिभाषा, इसमें देखिए सबसे पहले भाषा शब्द संस्कृत भाषा के, भाषा शब्द किस भाषा के, संस्कृत भाषा के, कौन सा धातु, कौन सी धातु, भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ है क्या है, व्यक्त वाणी। देखिए भाषा की परिभाषा में क्या है, भाषा शब्द जो है संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी। यानी किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जो बात है, जो विचार है, उसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, किसी दूसरे के सामने बताया जाता है, प्रकट किया जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा माध्यम इसका। तो अब देखिए इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, तथा उसके विचारों को, या दूसरे ज्यादा बेटर रहेगा, तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों को
सुनता व समझता है, सुनता व समझता है, समझता है। देखिए क्या परिभाषा हुई, भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति अपने विचारों को अब क्या करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करेगा। अब प्रकट तो कर दिया, तो हो सकता है उसके जवाब में कोई दूसरा व्यक्ति उसको जवाब भी दे, तो इसके साथ ही वो क्या करता है, तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों, दो बार क्या, दूसरे व्यक्ति के विचारों को सुनता व समझता है, वह समझता है, ठीक है, तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों को सुनता व समझता है। तो हम डायरेक्टली अब कह सकते हैं इस बात को, क्या कह सकते हैं, देखिए एक छोटा सा तरीका मैं बताता हूं आपको याद करने का सबसे अच्छा। हम क्या पढ़ रहे हैं, भाषा, यही पढ़ रहे हैं, इसकी परिभाषा हमको याद करनी कैसे, भाषा क्या बता रहे हैं हम यहाँ पर, सबसे मेन बात माध्यम है, तो भाषा एरो बनाकर आप क्या करो, माध्यम, माध्यम, किसका माध्यम है, एरो बना दिया, विचार के आदान प्रदान का, विचारों के आदान प्रदान का। सीधी सी बात है, भाषा क्या है, माध्यम है, किसका, विचारों के आदान प्रदान का। यानी व्यक्ति इसमें क्या करता है, उसके मन में विचार उत्पन्न होंगे तो उन विचारों को क्या करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है और सुनता और समझता है। तो हम कह सकते हैं भाषा एक माध्यम है विचारों को आदान प्रदान करने, ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा। परिभाषा याद हो जाएगी हमको, क्या परिभाषा होती, कि जब हमको लिखना है कि भाषा शब्द जो है मूल रूप से जो संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा का जो भाष शब्द है, भाष धातु है, उस भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी, अर्थात इसमें व्यक्ति अपनी बातों को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करता है, तो हम उसे कह सकते हैं व्यक्त वाणी। अर्थात इसकी परिभाषा बन जाती है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है तथा उसके विचारों को, यानी दूसरे के विचारों को सुनता व समझता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब भाषा के आते हैं प्रकार। अब देखो भाषा के कितने प्रकार हैं वो भी आप देखिए, भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, इसमें दो प्रकार बेटा, नंबर 1 और नंबर 2। तो देखिए सबसे पहला कथित भी कह सकते हैं, कथित, कथित या मौखिक, कथित या मौखिक, और दूसरा भाग होता है इसका लिखित। ये दो ही भाग होते हैं। अब कुछ कहेंगे सर सांकेतिक, तो सांकेतिक बेटा दोनों में होता है। कैसे होता है, अगर हमको संकेत करना है तो हम गूंगा व्यक्ति संकेतों के माध्यम से कर रहा था ना, तो वो स्वर निकल रहा था, यानी मुंह से कुछ तो बोल रहा था, और कभी कभी या मान लीजिए उसकी तरफ कोई देख रहा है तो वह बिना बोले भी इशारे कर सकता है। तो हम वहां कह सकते हैं कि जब स्वर के साथ जब संकेत किया जाए तो वो मौखिक में चला जाएगा, और जब हम किसी चीज को लिखकर संकेत देते हैं तो वह सभी चल जाएगा संकेत में। जैसे आपके रोड वगैरह होते हैं, सड़क होते हैं ना, सड़क वगैरह, तो सड़क पर एक डायरेक्शन बने होते हैं, दिशाएं बना देते हैं, चिन्ह बना देते हैं कि आपको दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, ये भी संकेत ही तो है। जैसे आपके एरो बनाएंगे ये वाला, तो आप इससे क्या पता लगेगा, आपको बाएं मुड़ना है या दाएं जाना है, आपको से पता लगता है ना। उसी प्रकार दोनों में काम आता है। मुख्य रूप से भाषा के दो ही प्रकार माने गए हैं, कथित, मौखिक, जो एक होता है यानी कथित, यानी कथ धातु से बना बेटा, संस्कृत की कथ धातु से, किससे बनाएंगे, कथ धातु से, जिसका मतलब होता है कहना। कथ का मतलब क्या होता है, कहना। मौखिक का मतलब बोलना, मौखिक मुख द्वारा, मौखिक है ना, मुंह द्वारा कही गई, तो मौखिक और कथित एक ही बात है। और लिखित का मतलब होता है लिखित कर पता, स्पष्ट करना। तो हम कह सकते हैं भाषा के प्रकारों में दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं, कथित और मौखिक, से एक कहते हैं और दूसरा होता है लिखित। तो आज हम
सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, जिसे हम कथित और मौखिक भी कहते हैं, कथित और मौखिक भाषा। सिंपल सी परिभाषा है। भाषा के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि भाषा क्या है, माध्यम है। तो बस अब इसमें किसका माध्यम होगा, कहकर, यानी कोई बात जब हम कहकर बोलकर स्पष्ट करेंगे तो वो बात इसमें आ जाएगी। कैसे, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने, मतलब ये दूसरा, किसी अन्य व्यक्ति के सामने, अब क्या करेगा वो, मौखिक और कथित यानी कहना, बोलना, तो सीधी सी बात है, किसी अन्य व्यक्ति के सामने कहकर या बोलकर, कहकर या बोलकर प्रकट करता है उसे कथित या मौखिक, भाषा कहते हैं। देखिए बेटा, क्या परिभाषा है इसकी, कथित या मौखिक भाषा की, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने कहकर या बोलकर प्रकट करता है, उसे कथित या मौखिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, सिंपल है बेटा, याद हो जाएगा। अब इसका दूसरा भाग है, भाषा का दूसरा भाग है। देखिए क्या है, लिखित। दूसरी कौन सी भाषा है, लिखित भाषा। तो देखिए, जब मौखिक भाषा में वो कहकर जब बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहा था, तो इसमें कैसे करेगा, लिखकर करेगा, सीधी सी बात है, सिंपल है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने कैसे करेगा, लिखकर प्रकट करता है, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने लिखकर प्रकट करता है, उसे कौन सी भाषा, ये वाली भाषा, उसे लिखित भाषा कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी परिभाषा है, इसी में याद हो जाएगी, बड़े सरल तरीके से याद हो जाएगी हमको। क्या कि भाई ये परिभाषा मौखिक में क्या होगा, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने जब वह बोलकर ये कहकर प्रकट करेगा, तो वो तो हो जाएगी कथित या मौखिक परिभाषा या भाषा, और जब लिखकर प्रकट करेगा तो वो हो जाएगी लिखित भाषा। ठीक है, अब एक विशेष बात लिखेंगे हम, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखित। देखिए, विशेष में आप लिखेंगे, आमतौर पर भाषा के प्रकारों में मौखिक प्रकार, कौन सा प्रकार, मौखिक प्रकार का
अधिक प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है उसका कारण नंबर देखिए, मौखिक भाषा को सीखने के लिए हमें अधिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। अधिक आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह हमें जन्म के बाद अपने माता पिता व समाज के संपर्क में आने से प्राप्त हो जाती है। देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आमतौर पर भाषा के प्रकारों में मौखिक प्रकार का अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमको पता है लिखने में सबको जोर आता है। तो सीधी सी बात है, यदि कोई बात हमको कहनी है या किसी को बतानी है तो सबसे सरल तरीका हम कौन सा अपनाते हैं? मौखिक तरीका। यानी भाषा का कौन सा प्रकार को अपनाते हैं सबसे ज्यादा? मौखिक प्रकार को। उसके पीछे सबसे पहला कारण क्या है? देखिए, मौखिक भाषा को सीखने के लिए सबसे पहला प्रकार मौखिक भाषा को सीखने के लिए हमें अधिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती, यानी हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा ज्यादा। क्यों? उसका क्या कारण है? क्योंकि यह भाषा जो है हमें जन्म के बाद अपने माता पिता, इसके द्वारा माता पिता व समाज के संपर्क में आने से, यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होएगा उसके बाद जैसे जैसे वो अपने माता पिता के संपर्क में रहेगा, समाज से मिलेगा, अपने यार दोस्त बनाएगा, उनसे बातचीत करेगा, तो उनसे धीरे धीरे वह सीखता जाएगा, मौखिक भाषा सीखता जाएगा। तो इसलिए उसमें उसको किताबें या पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, वह सिर्फ समाज के और अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी, उनके संपर्क में आने से ही सीख जाता है। उसी प्रकार दूसरा कारण देखिए, इस भाषा के प्रकार में व्याकरण के नियमों की आवश्यकता नहीं होती, या व्याकरण के नियमों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरी बात क्या है? दूसरा कारण क्या है इस भाषा को अपनाने का, सबसे ज्यादा प्रयोग करने का? वो ये कारण है, इस भाषा के प्रकार में व्याकरण के नियमों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, इस भाषा के प्रकार में व्याकरण के नियमों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कारण से मौखिक भाषा का भी प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। पहली बात। तीसरा कारण, इसमें अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती। अधिक समय की आवश्यकता
नहीं होती, दैट डज आवश्यकता नहीं होती। इसमें अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती। आपको पता है कि बोले हम, एक तो हम बोले और उसी चीज को जब लिखकर हमें किसी को बताना होता है तो आप देखिए उस जगह पर हमको कितनी समस्या होती है हमारे सामने खड़ी कि हम इसको लिखे, पहले तो बोले। अब बोलने में तो हम काफी स्पीड से बोल भी सकते हैं, जैसे कि मैं बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं। तो इस बात को, यदि किसी कोई बात होती है, यदि हमको किसी बात को बताना है किसी दूसरे को, तो यदि हम बोलकर कहेंगे तो उसमें समय कम लगता है, लेकिन यदि उसी बात को जब हम लिखेंगे तो हमें अधिक समय की आवश्यकता होती है। लेकिन मौखिक भाषा को बोलने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इसमें अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई आमतौर पर भाषा के प्रकार में मौखिक प्रकार का अधिक प्रयोग किया जाता है। पहला कारण है आपका, क्या मौखिक भाषा को सीखने के लिए हमें अधिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती, यानी पढ़ाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस भाषा को हम अपने माता पिता, जन्म के बाद माता पिता व समाज के संपर्क में आने से आसानी से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हम जैसे जैसे उनके संपर्क में बढ़ेंगे हम बोलना सीखेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में रहता है तो वो माँ बोलना सीखता है, बेटा बोलो मम्मा, बोलते हैं ऐसे बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पर कहते हैं कि बोलो बेटा माँ, तो वो माँ बोलना सीखता है। फिर पापा, तो धीरे धीरे जैसे उसको सिखाते हैं संपर्क में आता है तो अपने परिवार के सदस्यों को फिर माँ पापा इस तरह से कहकर पुकारता है। तो धीरे धीरे समाज में जब वो मिलेगा तो उसको जब भारी वातावरण में संपर्क में आएगा तो वह उस समाज की बातें सीखेगा, रीति रिवाज सीखेगा। तो इनको सीखने के लिए उन्हें किसी किताबों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह इनके संपर्क में आने से ही आसानी से सीख सकता है। दूसरा कारण मैंने आपको बताया था, क्या इसमें इस प्रकार यानी भाषा के जो प्रकार है मौखिक प्रकार, इसमें व्याकरण के नियमों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए भाषा के प्रकार जब लिखना होगा तो हमें बड़ी शुद्धता के साथ लिखना होता है, हमें व्याकरण देखनी पड़ेगी, हमें उसके नियम पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके बड़ी शुद्धता के साथ, बड़ी शुद्धता के साथ, बड़े शुद्ध रूप में हमें शब्दों को लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें व्याकरण के नियमों पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि हमें बोलना है। बोलने में यदि गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सुधार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके नियमों पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि हमें लिखने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार इसमें अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती। सिंपल सी बात है, जब हमें किसी बात को बताना है तो बोलने में समय कम लगता है और लिखने में ज्यादा समय लगता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो आपके भाषा है, तो भाषा एक माध्यम होता है, एक माध्यम होता है जैसे मैंने बता दिया आपको क्या कि भाई ये व्यक्ति के विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है। अब देखिए बेटा इसका एक टॉपिक आता है बोली। बोली ये तो था भाषा का मैटर, कभी कभी आपसे कोर्स में बोली भी पूछ लिया जाता है। अब बोली भी करते बेटा भाषा का ही भाग है, भाषा का ही भाग होता है बोली। ठीक है, अभी बोली क्या होती है, ये बोली क्या होती है तो हमको थोड़ा सा ये देखना है इसमें बोली क्या होती है। तो देखिए बेटा बोली क्या, इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा बहुत सिंपल परिभाषा बेटा, देखना कैसे, किसी सीमित क्षेत्र में, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप, स्थानीय रूप, स्थानीय रूप को ही क्या कहा जाता है, बोली, बोली कहा जाता है, कहा जाता है। हम क्या कह सकते हैं, देखिए कोई सीमित क्षेत्र होगा, यानी कोई क्षेत्र होगा जो कम फैला हुआ होगा, उस सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, क्या बोली जाती है, भाषा, क्योंकि भाषा बोली जाती है, क्योंकि बोली क्या है, भाषा का ही रूप है, भाषा का ही रूप है। तो हमें लोग कौन कौन सी पॉइंट पे ध्यान रखना है, सबसे पहली बात जब बोली की परिभाषा हम लिख रहे हैं तो हमें सबसे पहले नंबर 1 सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, नंबर 2 पॉइंट
उसका कौन सा रूप? स्थानीय रूप। नंबर 3। बस ये 3 बातें हमको याद रखनी है। सीमित क्षेत्र, सीमित क्षेत्र में क्या होता है? जो भाषा बोली जाती है उसका कौन सा रूप? स्थानीय रूप। 3 शब्द हमारे सामने आए, कौन कौन से? बोली को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीमित क्षेत्र, सीमित क्षेत्र याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या? बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। अब इसके बाद में जो इसका स्थानीय रूप, कौन सा रूप? स्थानीय रूप। समझे क्या? बोली की परिभाषा याद कर रहे हैं। बोली से हम कहां बढ़े? सीमित क्षेत्र में। सीमित क्षेत्र में क्या हो रहा था? जो भाषा बोली जा रही थी उसका कौन सा रूप? स्थानीय रूप। उसी को हम क्या कह रहे हैं? बोली कह रहे हैं। एक बार वापस देखिए, बोली किसे कहते हैं? जो बोली थी किसी सीमित क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है, बोली जाने वाली जो भाषा है उसका जो स्थानीय रूप होता है उसी को हम बोली कहते हैं। एक कहावत प्रसिद्ध है, देखो क्या कहावत प्रसिद्ध है? कौन सी कहावत प्रसिद्ध है बेटा? देखिए, कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर पानी बदले, बदले 5 कोस पर वाणी, 5 कोस पर वाणी। इस तरह से देखिए क्या मतलब है इसका। कोस जो शब्द आपके सामने आया बेटा, ये क्या? दूरी है, दूरी। उस दूरी की माप है। ये ग्रामीण अंचल का शब्द बेटा, ग्रामीण क्षेत्र का शब्द है कोस, जो गांव में आज भी प्रयोग में लिया जाता है, जिसमें समथिंग 3.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के आसपास होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले, यानी कहीं कहीं पर धरती का परिवर्तन ऐसा होता है जिसमें थोड़ी सी दूरी पर जाने के बाद भी पानी का स्वाद जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार बोली के बारे में कहा गया, क्योंकि सीमित क्षेत्र में बोली जाती है बेटा, क्योंकि सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अब जब सीमित क्षेत्र थे उससे जब बाहर निकलेंगे तो परिवर्तन तो होगा ना। तो वही बात तो यहाँ पर है, इसमें भी तो वही बात बताई गई है कि कोस कोस पर पानी बदलता है। तो उसी प्रकार थोड़ी सी दूरी चेंज करने पर 5 कोस यानी थोड़ा सा 5 कोस यानी थोड़ा दूर जाने पर क्या हो जाती है? चेंज, वाणी चेंज हो जाती है। क्या चेंज होती है बेटा? वाणी चेंज हो जाती है। एक इसकी छोटी सी परिभाषा हो रही है, यदि आप लेना चाहो तो देखिए, भाषा का, भाषा का कौन सा? सीमित, सीमित, अविकसित, क्योंकि विकास नहीं हो सकता, अविकसित, तथा तथा आम बोलचाल वाला, आम बोलचाल वाला, आम बोलचाल वाला रूप ही बोली कहलाता है, बोली कहलाता है, बोली कहलाता है। ठीक है, क्या लिखा हमने परिभाषा में? भाषा का सीमित, क्योंकि सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तो सीमित होगी। अविकसित, अविकसित इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, पूरे देश में या पूरे विश्व में जरूरी नहीं है, क्योंकि लिमिटेड एरिया में बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं सीमित है और अविकसित। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका विकास नहीं हुआ तो अविकसित कहलाती है। आम बोलचाल वाली, क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए अपने सवाई माधोपुर में कई प्रकार की बोलियां बोली जाती है, कोई छह लगाता है पीछे बोल, तू कड़े जा रहे हो छह, है ना, इस प्रकार की बोलियां, तू कहां जा रहे हो है, पता नहीं कितनी कितनी ही बोलियां अपने यहाँ पर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं आम बोलचाल वाला जो रूप होता है भाषा का, वही बोली कहलाता है बेटा। ठीक है, अब देखिए हिंदी की जो बोलियां हैं, किसकी बोलियां? हिंदी की, हिंदी भाषा की बोलियां, वो कौन कौन सी है? थोड़ा देखिए हम। हिंदी भाषा की बोलियां, हिंदी भाषा की बोलियां। देखिए जैसे हिंदी भाषा की जो बोलियां आपके क्षेत्र में, जैसे राजस्थान है, इसमें
कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोली जाती है, तो ये क्षेत्र दिए गए बेटा अपन को। देखिए कैसे, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। बिहारी, राजस्थानी व पहाड़ी। देखिए हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो पूर्वी क्षेत्र में भी बोली जाती है, पश्चिमी क्षेत्र में अलग बोली जाती है, जो पूर्व का क्षेत्र उसमें अलग है, पश्चिमी क्षेत्र में अलग है। जो बिहारी, कुछ बिहारी भाषा का हमें पूर्णिया दिखाई देता है। राजस्थानी भाषा जो ऑल ओवर राजस्थान में मिलती है, ठीक है। उसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों की भाषा थोड़ी सी अलग होती है। तो इस प्रकार से ये हिंदी की बोलियां आपकी प्रमुख मानी गई है। अब एक मेन बात जो है बेटा आपके, वो एक प्रश्न बनता है जो अधिकतर आता है बेटा आपसे, वो क्या आता है? देखिए भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली में क्या अंतर है? ये प्रश्न आपका कई बार आया हुआ है। तो देखिए बड़े डायग्राम बना लेते हैं, यहां भाषा और यहां कर लेते हैं हम बोली। देखिए नंबर, बोली कैसी थी? सीमित थी ना बेटा, सीमित थी, सीमित होती है। शॉर्ट तरीका लिख रहा हूं मैं आपको, शॉर्ट लैंग्वेज आप पूरी लिखेंगे, जब भी आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपको लिखेंगे बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं सीमित होती, याद करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं। सीमित होती है और ये असीमित, असीमित होती है। क्योंकि भाषा किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे राज्य में, पूरे देशों में हो सकता है, बाहर विदेशों में भी बोली जाए, लेकिन बोली किसी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी बात, दूसरा नंबर, भाषा से साहित्य, साहित्य की रचना की जा सकती है, की जा सकती है। इधर बोली से साहित्य की रचना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। अंतर चल रहे बराबर, ये असीमित होती है, वो सीमित होती है, ठीक है। भाषा से साहित्य की रचना की जा सकती है, लेकिन बोली से साहित्य की रचना नहीं की जा सकती, ठीक है। देखिए भाषा में व्याकरण के नियमों, व्याकरण के नियमों का ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। इसमें बोली में आम बोलचाल वाले शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाता है, प्रयोग अधिक किया जाता है, किया जाता है। देखिए चौथा, भाषा विकसित होती है। भाषा कैसी होती है? विकसित होती है, जबकि बोली क्या होती है? अविकसित। बोली अविकसित होती है। देखिए अभी 4 पॉइंट हमारे सामने आए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हमने इसमें?
कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, हमको इसका बताना है। तो देखिए, भाषा असीमित होती है बेटा, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, बल्कि बोली की सीमा होती है, किसी एक क्षेत्र में बोली जाती है। जरूरी नहीं कि बोली हर किसी क्षेत्र में बोली जाए, लेकिन भाषा को हम बोल सकते हैं। दूसरा, भाषा से साहित्य की रचना की जा सकती है। जितने भी साहित्य बेटा रचे गए हैं, जिनकी रचना की गई है, वो सिर्फ भाषा में ही हो सकती है। बोली से हम किसी साहित्य की रचना नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें व्याकरण की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है और इसमें व्याकरण की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें आम बोलचाल वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं आम बोलचाल वाले जो शब्द होते हैं, उनसे किसी साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर ये है। कि चौथी बात क्या आती है, भाषा विकसित होती है। विकसित क्यों कहलाती है? क्योंकि ये सीमित क्षेत्र में नहीं है, हमारे जिले में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, हो सकता है इससे बाहर भी ये भाषाएं बोली जाए। लेकिन बोली जो होती है वो अविकसित होती है बेटा। क्यों होती है? क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई बोली अविकसित होती है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका कई बार आ चुका है, इसको आप ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए, आज जो हमने पढ़ा उसमें कितने प्रश्न बनते हैं आपके। सबसे पहला प्रश्न, भाषा क्या है, यानी इसका मतलब परिभाषा। भाषा क्या है? भाषा के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए या संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संक्षिप्त वर्णन कीजिए, पहला प्रश्न। तो मैंने आपको लिखा दिया था भाषा का सामान्य परिचय, भाषा की परिभाषा और भाषा के प्रकार में आपको लिखा चुका, वो आंसर इसमें आ जाएगा। दूसरा प्रश्न बनता है भाषा के प्रकारों में सबसे ज्यादा किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है और क्यों? ये आपके इस तरह से प्रश्न बनता है। भाषा के प्रकार में सबसे ज्यादा किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? मौखिक प्रकार का। क्यों किया जाता है? मैंने आपको कारण लिखा है, 3 कारण लिखा है, वो तीनों कारण आपके इसमें आ जाए। तीसरा प्रश्न बनता है, बोली क्या है, समझाइए। या फिर बोली क्या है, भाषा व बोली में क्या अंतर है? क्या अंतर है? ये इस तरीके से आपके 3 प्रश्न बनते हैं। इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपके जो अपने मेटर लिखा है, उन तीनों में इसका आंसर, ठीक है। तो आपका जो ये भाषा टॉपिक था, ये भाषा, व्याकरण और लिपि, ये 2 नंबर का जो टॉपिक था, इसमें आपका ये भाषा क्लियर है बेटा। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके 2 नंबर नहीं कटेंगे बेटा। आपसे कुछ भी पूछ सके तो आप इस प्रकार से आपके क्वेश्चन देगा, तो आपको परेशान नहीं होना है और आपको सीधा दिमाग लगाकर इन प्रश्नों के उत्तर में आपको लिखा चुका, पूरी डिटेल्स लिखा चुका, वही आपको लिखकर आनी, ठीक है बेटा। बाकी व्याकरण के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो बेटा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेटा, ओके, थैंक यू।